गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 2005 के पॉलिटिकल साइंस के टीजीटी के सेकेंड पार्ट को आज हम सॉल्व करेंगे राजनीति विज्ञान के, और ये चैप्टर वाइज देखेंगे। एमसीक्यू होंगे। तो पहला प्रश्न आज का होगा आपका कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या था। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सिद्धांत था कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया गया था। हम इसकी डिटेल में व्याख्या देख लेंगे, व्याख्या सहित कर देखते चलेंगे हर चैप्टर में कौन चैप्टर से कितना प्रश्न आया था। 2005 का ये सॉल्व पेपर है टीजीटी का। तो अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सैन्य रणनीति और राज्य के कार्यों पर लिखा गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया, जिसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। अर्थशास्त्र 15 भाग में है, 150 अध्याय है, 180 प्रकरण है इसमें। दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपका, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। तो ये सभी लोग थे: चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, हेराल्ड आसवेल और उपरोक्त सभी। इनके बारे में जान लेंगे डेट वाइज। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की समकालीन दशा का आलोचनात्मक परीक्षण करता है, व्यवहारवादी क्रांति की सीमाओं और उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। हेराल्ड लासवेल जो थे, चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, ये सब प्रमुख समर्थक थे इसके। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने। मार्क्स के सिद्धांतों या रूसी साम्यवाद को ज्यों का त्यों न अपनाकर नए रूप में लाया। इसे ब्रिटेन में 20वीं शताब्दी में प्रजातांत्रिक समाजवाद का नाम दिया गया और भारत में जवाहरलाल नेहरू ने प्रजातांत्रिक समाजवाद के समर्थक भी थे। वे मानते थे कि विश्व की समस्याओं के समाधान का मार्ग समाजवाद में ही है। कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही सुमेलित था कि मैगवर्ल के अनुसार जो है एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्व का मिश्रण है। इसमें एक लोकतंत्र है, दूसरा व्यक्तिवाद। उदारवाद की परंपरा में जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। 1688 क्रांति को उदारवाद की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जो है आपका जेम्स प्रथम ने इसको प्रतिपादित किया था। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का सर्वाधिक सशक्त समर्थक इंग्लैंड का जेम्स प्रथम था, जिसने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ ए फ्री मोनार्ची में अपने निरंकुश शासक को उचित ठहराने के लिए यह तर्क दिया कि राजा दुष्ट या पतित भी हो तो उसका प्रजा को विरोध नहीं करना चाहिए। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज राज्य को। यह मैकाइवर ने कहा था। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थकों में मैकाइवर, बर्क, मॉन्टेस्क्यू, गार्नर, ब्लंट सली के नाम आते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो एक निश्चित सीमा में हुई है और न ही किसी एक विशेष कारण से, बल्कि राज्य तत्वों के सम्मिलन तत्वों के प्रभाव स्वरूप अस्तित्व में आया है। सब चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह रूसो महोदय का कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का उल्लेख जो है
किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इन्होंने कहा था कि देश में उपलब्ध और उपार्जित धन का समुचित बंटवारा किस तरह से हो, और इन्होंने गांधी ने एक पुराने सिद्धांत का नवीन रूप से प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को संरक्षिता सिद्धांत या ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन कहा जाता है। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। टी.एच. ग्रीन महोदय का यह स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो राज्य का कर्तव्य कुछ ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करना जिनके अंतर्गत नैतिकता का विकास संभव हो सके। ग्रीन के आदर्शवादी राज्य का कर्तव्य यही कि वह सत कर्तव्यों के करने में व्यक्ति के मार्ग में जो बाधाएं उन्हें बाधित करेगा। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम जो है दास कैपिटल है। 1867 में उन्होंने इसका वर्णन किया था और यह बताया था किस प्रकार पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता था। मार्क्स ने लागत से अधिक लाभ को अतिरिक्त मूल्य नाम दिया। व्यक्तिवादी विचारक कौन है इसमें से? तो हर्बर्ट स्पेंसर है। व्यक्तिवादी का प्राणी शास्त्रीय आधार पर समर्थन किया इन्होंने। प्राणी जात के जीव जंतुओं तथा पशुओं से निरंतर संघर्ष होता है। इस संघर्ष में केवल वही प्राणी बच पाते जो शक्तिशाली होते हैं। निर्बल तथा अक्षम प्राणी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा प्रकृति का भी नियम है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने बताया। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। तो स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक 1748 ईस्वी में इसको मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो है कानून की आत्मा, इसको हिंदी में बोलेंगे, उसमें इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विषय जो दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था। उनके अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने का अधिकार है जिसकी अनुमति कानून देते हैं। यदि कोई नागरिक ऐसे कार्यों को कर सकता हो जिसकी अनुमति कानून नहीं देते हैं तो वह व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सभी साथियों को भी ऐसी शक्ति प्राप्त रहेगी। उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जर्मी बेंथम को। जर्मी बेंथम ने व्यक्ति के अधिकारों, सार्वजनिक नीति विधि निर्माण के लिए एक नए अनुभवमूलक आधार का संकेत दिया जो उपयोगितावाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। बेंथम के बाद जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। उपयोगितावाद का अर्थ है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सोना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवित है। हाब्स महोदय का ये कथन है। उन्होंने ये कहा कि मानव प्रकृति को पूर्व दशा कहा है और मानव जिसमें नारकीय, असाध्य और दुर्लभ भार स्वरूप है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया था? तो दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो है प्लेटो ने दिया था। प्लेटो के अनुसार संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। प्लेटो रिपब्लिक में इस विचार का प्रतिपादन करता है कि हमारे नगर में, राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे। इस संसार के नरेशों और युवाओं में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ने किया था और इन्होंने कहा था कि रूसो अपनी इस धारणा के आधार पर स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तित्व और स्वर वार्ता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? ये प्रशासक वर्ग है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया हुआ है और उसके राज्य में
नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: शासक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। उसने ये भी कहा कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में भी स्वभाव से प्राकृतिक कानून का पालन करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि सर कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका ब्रिटेन जो है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं, क्योंकि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन यानी संसद में ही सारी शक्तियां वहां केंद्रित है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे राज्य की स्थापना की है जो प्रचलित सभी धर्मों के साथ समानता के साथ आधार पर व्यवहार करेगा और न किसी धर्म को संरक्षण प्रदान करेगा और न ही राजधर्म को मान्यता देगा। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के 21 अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? 368 में किया गया है इसको। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। तीसरे प्रकार के संशोधन में आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? VN राव थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसी समिति पर संविधान को अंतिम रूप देने का उत्तरदायित्व था। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी जब यह बना था, और इसी दिन जो है भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह पूरा हुआ था और इस तारीख को संविधान में प्रारंभ की तारीख भी कहते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को ही थी, और 9 दिसंबर 1946 की बैठक हुई थी जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार भी किया था। अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को यह पारित भी हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, तो ये KT साहब महोदय ने कहा है। कैसिवियर ने इसे उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोड़ा पत्र कहा है। संकटकालीन स्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? आयरलैंड के संविधान से इसको किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है सोवियत रूस से मूल कर्तव्य, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार कानून का समान संरक्षण शब्द ये आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये लिए गए हैं। किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
मूल कर्तव्यों का उल्लेख आर्टिकल 51 के अंतर्गत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इस संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें कुल कर्तव्यों की संख्या 11 है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 14 मई 1978 को 44वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ। 30 अप्रैल 1979 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के बाद यह पूर्ण हो गया और संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। इसके तहत 19वें अनुच्छेद की 6वीं स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 30 में रखकर कानून मान दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए ये उस समय 26 था, बट अभी इसकी संख्या जो है बढ़ गई है। आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय गठन का संबंध का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य होंगे, जिसमें क्रमशः वृद्धि की गई। 1986 में इसकी वृद्धि करके 25 कर दिया गया। 2009 में इनकी संख्या 31 कर दी गई और 2019 में इनकी संख्या 34 कर दी गई। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और आयोग के किसी भी सदस्य के सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात उसके आला अपकार परिवर्तन नहीं किया सकता। महाभियोग पद द्वारा इसको हटाया जा सकता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अभी ये नीति आयोग बन गया है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल में ये गृह मंत्री बने हुए थे। उसके बाद प्रथम आम चुनाव होने के बाद इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। संसद की किसी सदन की बैठक में न्यूनतम सदस्य संख्या समस्त सदस्य संख्या का 1/10 होती है और इसका डिटेल आर्टिकल 103 में उल्लिखित है कि संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रदेश सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणतंत्री सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आर्टिकल 137 में इसका वर्णन किया गया है और अमेरिका से इसको एक्सेप्ट किया गया है। भारतीय राज्य सभा की वर्तमान सदस्य संख्या तो ये 245 है। आर्टिकल 18 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत 12 सदस्य होंगे और 238 राज्यों और संसद क्षेत्रों द्वारा चुने जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245 है और राज्यसभा द्वारा जो है मनोनीत 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति होती है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रधान अपने पद पर बना रहता है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? 74। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने को बाध्य होगा, जबकि 44वें संविधानिक संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अपने फैसले पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा। उसके पश्चात दिए गए सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा।
भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। आर्टिकल 66 के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसके तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संक्रमणीय मत द्वारा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है? तो ये 3 प्रकार की हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात बंद की व्यवस्था की गई है, जिसमें राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। आर्टिकल 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य और सशक्त विद्रोह तथा अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने, आर्टिकल 360 में देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर आपातकाल घोषणा की जा सकती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ जो है 1952 में किया गया था नेहरू की पहल पर। और किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73 संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में एक नया भाग 9 नई अनुसूची 11वीं अनुसूची और पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों पर उल्लेख किया गया जिन पर पंचायतों की विधि बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में यह पंचायत राज कानून के रूप में लागू हो गया। राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में किसी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों में सत्ता मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त होना चाहिए? तो ये 4 राज्यों में कम से कम होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल देख लेंगे। कुल राज्यों कोई दल 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसे राष्ट्रीय दल के रूप में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। उस दल को भी राजनीतिक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी जिसने राज्य में लोकसभा के असाधारण निर्वाचन में कुल पड़े वैध मतों का 4% प्राप्त किया है। लोकपाल विधेयक बिल 1968 में प्रस्तुत किया गया था और इसे 1900 शांति भूषण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1969 में इसे पारित भी कर लिया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? तो पंचायती राज की स्थापना करना इसका मतलब है। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? तो द्विदलीय। ब्रिटेन अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था के संचालन से समानांतर लोकतंत्र की सफलता के लिए द्विदलीय प्रणाली सबसे उपयुक्त है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है तो लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष जस्टिस वेंकट चलैया थे और ये 2000 में इसको बनाया गया था। 2002 में इसको सबमिट किया गया। लक्षद्वीप की राजधानी जो है इनमें से कोई नहीं कह सकते हैं, तो इनमें से कौन होगा? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है लक्षद्वीप का निर्माण संघ राज्य के हेतु में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 6 के तहत हुआ। इसकी राजधानी कवरत्ती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। पोर्ट वेल अंडमान निकोबार की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है, ये न्यूयॉर्क में है और ये 14 सितंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र राज्य में रखने के पश्चिम मत दिया। अमेरिका के डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर जूनियर द्वारा दान में दी गई $85 लाख की धनराशि से न्यूयॉर्क में इस नदी के तट पर 7 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई। इसी भूमि को 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाया गया। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड जो था 1951 से 56 तक था।
और इस योजना में भाखड़ा नाला बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी योजना को आरंभ किया गया। अमेरिका की सहायता से सिंदरी का उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया। मंडल आयोग का गठन जो है 1979 में किया गया था। 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई सरकार की अध्यक्षता बिंदेश्वर प्रसाद मंडल बिहार के मुख्यमंत्री ने किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को सौंपी थी। आयोग के नाम इस प्रकार है: द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी एवं 27% आरक्षण देने की सिफारिश की और मंडल आयोग की रिपोर्ट बीपी सिंह ने 1990 में लागू कर दिया। न्यायिक दृष्टि से यह सरकार का ऐतिहासिक कदम था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक जो थे, संस्थापक जो थे, वो मार्शल टीटो थे। 20 सितंबर 1961 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र राष्ट्रपति कर्नल नासिर यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व में तीसरी शक्ति का गठन यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट नेशनल आंदोलन का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है न्यूयॉर्क में, नहीं, हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग। इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 92 की। हालांकि इस न्यायालय की स्थापना 30 अप्रैल 1946 को हॉलैंड में हुई थी। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषदों की संख्या ये 5 है और 10 इसमें अस्थायी होते हैं, 2 वर्ष। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद का संबंध वित्त से है? तो ये 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में कुछ विशेष उपबंध नहीं है। तो इंडियन हिस्ट्रिकल पुस्तक के लेखक का नाम जो है ये सुभाष चंद्र बोस में है। ये 1920 में इन्होंने लिखा था। 1920 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय जनपद सेवा में चयन हुआ था। अगले वर्ष इन्होंने सेवा से रिजाइन कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य बने। 1 दिसंबर 1921 को 6 मास का कारावास हुआ। उन्होंने अपने जीवन में 11 बार जेल की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने स्ट्रगल 1942 की रचना की थी। गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये अभी चेंज हो गए हैं। अभी वर्तमान में जो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 का महत्व क्या है? तो ये इसका महत्व, इसके अंतर्गत किसी राज्य के संवैधानिक मिशनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये पूरा खत्म हो गया है।